तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है और प्रयास ये रहेगा कि कुछ आपको ऐसी चीजें बताएं जिसमें ज्यादातर चीजें महत्वपूर्ण हो और बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो आपने पहले इसके नहीं पढ़ी होंगी, आपका ध्यान इस पर नहीं गया होगा कि इस तरह का प्रश्न भी वर्णमाला से बन सकता है। सामान्य तौर पर ज्यादातर लोग व्याकरण में जिसमें ज्यादातर चीजें महत्वपूर्ण हो और बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं तो आपने पहले इसके बहुत सारे लोग वर्णमाला को बहुत कम आंकते हैं, लेकिन किसी भी भाषा में सबसे कठिन पार्ट होता है वर्णमाला, क्योंकि उसका कोई ओर छोर नहीं है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल और शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले आप सबको बता दें कि अगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी जीडीसी 2025 के नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, एल्टीग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के नए बैच से जुड़ना चाहते हैं या टारगेट 2026 यूपी टीजीटी पीजीटी के नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप सबका मोस्ट वेलकम है। आप सबको केवल एक काम करना है, हमें व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर आप सब जानते होंगे, नंबर है 96 28 95 92 37। इस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप। बीपीएससी टीयर 4 की क्लासेस भी आपको यहां पर मिल जाएंगी। साथियों, अब आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें अब पहले दिखा देता हूं और साथियों को यह वीडियो साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आपसे फटाफट जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए एक बार लाइक कर दीजिए। आप सब बता दीजिए कि आप सबको आवाज मिल रही है और आप सबका वीडियो चल रहा है। एक बार आप सब मुझे बता दीजिए फटाफट, सबका वीडियो चल रहा है? चलिए, आवाज आ रही है, सब कुछ ठीक है? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। शुरू किया जाए। चलिए, एक बार अपने मित्रों को भी वीडियो साझा कर दीजिए। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है क्लास की, बहुत देर से वो इंतजार भी कर रहे थे, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपने जो हमारे यहाँ लोग काम करते हैं उनकी वजह से, और उनकी वजह से ये वीडियो शेयर नहीं हो पाता, साझा नहीं हो पाता है। मैं वीडियो को शेयर कर दे रहा हूं, खुद ही कर रहा हूं भाई, सारा काम खुद ही करना पड़ता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो, चलिए एक बार मैं वीडियो को साझा कर दे रहा हूं, बाकी फटाफट लोग जुड़ जाएं और कमेंट भी कर दें। शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी अभी वेट कर रहे हैं कि क्लास ऐप पर चलेगी और ये क्लास आप सबकी यहाँ पर यूट्यूब पर चल रही है। और आज हम सब वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला की क्लास होगी आज की। ठीक है, चलिए मैंने साझा भी कर दिया है वीडियो को फटाफट। अब साथी आ गए हैं, शुरू करते हैं। हाँ, ऐप में भी नोटिफिकेशन डलवा दिया हूं। तो देखिए, यहां पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है और इस चित्र में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप देख लीजिए। चित्र में चीजें आपको क्या मिल रही हैं कि यहां पर 1 से लेकर कुल 20 तक आपको उच्चारण स्थान दिखाई दे रहे हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, सामान्य तौर पर 2, 4, 10, 15 यानी 10, 12 ही उच्चारण स्थान तक देखते हो, उतना ही पढ़ते हैं। लेकिन इस तस्वीर में, इस चित्र में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि लगभग 20 ऐसे जगह हैं जहां उच्चारण स्थान बनता है और उनसे सवाल भी पूछा जाता है। इसी तरीके से एक और चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। यहां पर क्या है कि एक चित्र दिया गया है जिसके माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा इसी वर्णमाला की क्लास में ही
कि हम जब उच्चारण करते हैं तो कौन सा उच्चारण स्थान कहां पर है और किस तरह से उसका उच्चारण होता है। एक ये भी है, जैसे हम पढ़ते हैं कि किसी वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियां बंद रहती हैं और स्वर तंत्रियां खुली रहती हैं, तो स्वर तंत्रियों के बंद रहने पर किस प्रकार का चिन्ह बनता है और किस तरह से प्राणवायु बाहर और अंदर होती है, और स्वर तंत्रियों के खुली रहने पर क्या स्थिति होती है। तो स्वर तंत्रियां जब खुली रहती हैं तब क्या स्थिति होती है, और स्वर तंत्रियां जब बंद रहती हैं तब क्या स्थिति होती है, इसी वर्णमाला में यह भी पढ़ेंगे। खुली हुई, बंद, कुछ खुली हुई और फुसफुसाहट, यानी जब हम पढ़ते हैं विवृत, ईसद विवृत, संवृत, ये सारी कैटेगरी जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर ये भी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। हाँ, एकदम आपको लग रहा होगा कि साइंस की क्लास चल रही है, लेकिन जब हम वर्णमाला को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें भी हमको देखने के लिए मिलती हैं। इसी तरीके से देखिए, तालु से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है जिसमें कोमल तालु और कठोर तालु से सवाल बनता है। तो ज्यादातर साथी ये भी नहीं जानते हैं कि कोमल तालु कहां होता है और कठोर तालु कहां होता है, तो यह भी यहां पर हम आज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कोमल तालु और कठोर तालु से वर्णों का उच्चारण होता है, क्योंकि यहां से भी सवाल बनाए जाते हैं। इसी तरीके से दो तीन नए उच्चारण चिन्ह और वर्ण हैं जहां से उच्चारण होता है, तो यहां से भी सवाल बनता है। जैसे एक तो हो गया जिह्वा नोक, ये जिह्वा फलक, जिह्वा आग्र, जिह्वा पश्च, तो इस तरह से भी सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको केवल दिखा दिया कि इन चित्रों के माध्यम से हम कुछ नई चीजें आपको सिखाएंगे और इनसे सवाल बन रहे हैं, और ये सवाल आपको याद हो सकें इसलिए इनको हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, हाँ, 2 साल हिंदी पढ़े हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। शुरू किया जाए। एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। जितने लोग आ चुके हैं तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही मजेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, चलिए फटाफट बता दीजिए। चलिए रेडी, शुरू करते हैं। देखिए, जब हम वर्णमाला की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, वर्णमाला, तो यहां एक सवाल बनता है कि हम वर्णमाला का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। एक सवाल यहां पर बनता है कि वर्णमाला का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, या वर्णमाला को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहां एक चीज ध्यान रखिएगा कि वर्णमाला को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो साथियों इसको हम ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत। यानी सीधे सीधे वर्णमाला का संबंध किससे है, तो वर्णमाला का संबंध सीधे सीधे किससे है, ध्वनि विज्ञान से है। क्लियर हो गया, किससे संबंध है इसका, ध्वनि विज्ञान से संबंध है। किसका संबंध है, वर्णमाला का संबंध है। हाँ जितेंद्र जी, बहुत दिन बाद आज आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण और मजेदार चीजें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। और यह किससे संबंधित विज्ञान है, तो यह ध्वनि से संबद्ध विज्ञान है। क्या है, ध्वनि विज्ञान। एक दो परिभाषाएं लिख लेते हैं ध्वनि विज्ञान की। ध्वनि, भाषा ध्वनि, भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुत्तम इकाई है। भाषा ध्वनि, ध्वनि भाषा में प्रयुक्त भाषा की वह
लघुत्तम इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से, जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्ति हो। समझ में आ गया? भाषा ध्वनि भाषा में प्रयुक्त भाषा की वह लघुत्तम इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्ति हो। यह किसका कथन है? तो कथन है भोलानाथ तिवारी का। अब यहां थोड़ा सा शॉर्ट में भी देख लेंगे कि जो ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान की शाखाएं, कोई अभी कह रहा था कि ऐसा लग रहा था शुरू में कि जैसे यहां पर क्लास साइंस की चल रही हो। तो साइंस तो है ही है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ध्वनि विज्ञान। बहुत ही वैज्ञानिक है ये, ठीक है। अब इसकी 3 प्रमुख शाखाएं हैं। सवाल भी पूछा जा सकता है कि ध्वनि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, संवहनिक या प्रसारणिक ध्वनि विज्ञान, संवहनिक या प्रसारणिक ध्वनि विज्ञान। अब इसी से जुड़ा हुआ भाग हमारा किसका है? वर्णमाला का है। और तीसरा हमारा जो इसका भाग है श्रावणिक ध्वनि विज्ञान। क्या है? श्रावणिक ध्वनि विज्ञान। ये 3 शाखाएं हो जाती हैं। अब इसमें हम किसका किसका अध्ययन करते हैं, इसको भी हम इसी के नीचे इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो हमारा औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान है, इसमें वाग्य यंत्रों का अध्ययन किया जाता है। किसका? वाग्य यंत्रों का अध्ययन, यानी किससे किसका उच्चारण होता है, यानी ओष्ठ, दंत, तालु, जिह्वा, कंठ आदि का। यानी हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो हम इसमें अध्ययन करते हैं वाग्य यंत्रों का। वाग्य यंत्रों का इसमें अध्ययन किया जाता है। कौन से वाग्य यंत्र हैं? यानी जिससे हम उनका उच्चारण करते हैं, जिसमें हम उच्चारण करते हैं। किसका उच्चारण करते हैं? तो हम यहां उच्चारण करते हैं विभिन्न वर्णों का। हम किसका उच्चारण करते हैं? तो विभिन्न वर्णों का उच्चारण यहां पर किया जाता है। जैसे का उच्चारण कहां से करेंगे? इस तरीके से, यानी उच्चारण जो है वह किस शाखा के अंतर्गत पढ़ा जाता है? तो औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत वर्णमाला के उच्चारण स्थानों को हम पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा सुर, तान, नासिक के घोषत्व, सुर, तान, नासिक्य
घोषत्व। यह सब हम कहां पढ़ते हैं? तो यह सब हम पढ़ते हैं संवहनिक या प्रसारणिक ध्वनि विज्ञान में। यानी किस वर्ण का उच्चारण में घोष है, किस में प्राणतत्व है, किस में सुर है, किस में तान है, इन सब का उच्चारण और ये सारी चीजें हम संवहनिक ध्वनि विज्ञान में पढ़ते हैं। और ध्वनियों को सुने जाने, ध्वनियों को सुने जाने का अध्ययन यहां पर किया जाता है। तो ये 3 शाखाएं हमारी मिल जाती हैं जहां से हम इसका काम करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम भाषा की तरफ चलते हैं तब ये बात आती है। यानी जब हम भाषा पर चलते हैं तब यहां से वर्णमाला को पढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब यहां जब हम भाषा में चलें तो भाषा में हमें एक पक्ष यह मिलता है लिखित भाषा का, एक पक्ष मिलता है लिखित भाषा का और एक पक्ष मिलता है हमें मौखिक भाषा का। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है। यहां तक आप समझ गए? सबसे छोटी इकाई की हम बात करें तो वह ध्वनि हो जाता है। लेकिन अब यहां पर जब हम लिपि में चलते हैं तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। और यहां फिर हम क्या लिखेंगे? भाषा की सबसे छोटी औच्चारणिक इकाई अक्षर है। अब जब यहां तक हम पहुंच गए तो एक सवाल यहां पर हमारे मन में और आता है। कौन सा सवाल आता है कि भाई ये जो औच्चारणिक इकाई है ये क्या है? और वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है? क्योंकि आपको अगर वर्ण और अक्षर में अंतर नहीं मालूम होगा तो हम क्या करेंगे? निश्चित तौर पर अब यहां से कई बार सवाल भी पूछा गया है एक मिनट रुकिएगा आप सब।
हाँ, वर्ण और अक्षर में जब हम अंतर जानेंगे तभी ये हमारा काम हो पाएगा कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। यार आप लोगों से निवेदन है कि जब मैं पढ़ाने आऊं तो मुझसे पढ़ाई वाले सवाल पूछा करिए, ठीक है। जब मैं कोई चीज बताने आऊं तो वो वाला सवाल पूछा करिए। तो अभी मैं हिंदी का मास्टर हूं और हिंदी के ही सवाल पूछिए तो मुझे खुशी होगी। इसके अलावा अगर कुछ भी पूछेंगे तो मैं अभी जवाब नहीं दे सकता हूं। केवल मुझे हिंदी का मास्टर ही समझिए और उसी को चीजों को वही चीजें समझ के मुझसे सारी चीजें पूछिए। वह भाषा का वह तत्व जिसका और क्षरण संभव न हो। ठीक है, तो भाषा का वह तत्व जिसका और क्षरण संभव न हो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। अक्षर का संबंध भाषा के मौखिक रूप से है, वहीं वर्ण का संबंध भाषा के लिखित या लिपि रूप से है। यानी हम इसका संबंध किससे मानते हैं? लिपि से मानते हैं, और उसका संबंध किससे मानते हैं? भाषा के मौखिक रूप से मानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि अक्षर क्या है। यानी एक या अधिक ध्वनि के उच्चारण की दृष्टि से ऐसे अव्यवहित इकाई यानी ध्वनि की वह इकाई जिसका उच्चारण एक झटके में किया जा सके। यानी इसका उच्चारण हम कैसे कर सकते हैं? एक झटके में कर सकते हैं, एक बार में कर सकते हैं। जैसे जैसे हां या जी को एक ही सांस में हां या जी को एक ही सांस में हां या जी बोलेंगे ह आ नहीं बोल सकते। इसी प्रकार ज और ई नहीं
बोल सकते। तो हां या जी को एक ही सांस में हां या जी बोलेंगे, और इसमें हम इसको अलग अलग हां और आ, फिर नहीं अलग से इसमें, यानी इसको अलग नहीं बोल सकते और इसको हम अलग नहीं बोल सकते, हम इसको मिलाकर ही बोलेंगे। ठीक है। अब यहां एक सवाल और आता है कि जो अक्षर हैं वह किस प्रकार से मिलते हैं। तो अक्षरों के उदाहरण, एक शब्द आपके यहां साहित्य में कई बार बोला जाता है, क्या कहा जाता है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। आपने सुना होगा, वहां एक शब्द आता है आखर। ठीक है, बहुत बार आपने ग्रामीण भाषा में भी यह शब्द सुना होगा कि घर वाले कहते हैं कि हमारा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, या वो कहेंगे कि एक भी आखर ये मेरा सुनता नहीं है। आखर शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी आखर से यहां पर क्या तात्पर्य है, अक्षर से तात्पर्य है। आखर से क्या तात्पर्य है, अक्षर तात्पर्य है। यानी जब हम आखर की बात करते हैं, अक्षर की बात करते हैं, तो किस किस तरह के अक्षर हमको मिलते हैं। द्वैछरी, यानी दो अक्षर वाले जो शब्द हैं, हानि, अभी। त्रैअक्षरी, आवारा, और लड़ाई। इसी तरीके से चतुर अक्षरी जो शब्द हैं, उछलना, अभिवादन, 5 हो गया। ठीक है, तो अभिवादन को हम बदल दें, अभी नंदन कर दें, तो ये कितना अक्षर हो जाएगा। अब इसमें हम देखें अभिनंदन में इसी तरीके से पंचाक्षरी, इसमें अंधानुकरण। ठीक है, अब यहां एक सवाल और आता है कि जो अक्षर हैं इनके कितने भेद होते हैं। यहां सवाल पूछा जाता है, अक्षर के भेद। तो अक्षर के प्रमुखता कितने भेद हैं। तो एक होता है मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर है जिस अक्षर के अंत में स्वर होता है। जिस अक्षर के
अंत में जिस अक्षर के अंत में स्वर होता है वह क्या है? मुक्ताक्षर है। जैसे हमने कहा काम, आम, शाम, कोई भी शब्द आप इस तरह रख सकते हैं। सभी अक्षरों में हमें क्या मिल रहा है? सभी अक्षरों में हमको क्या मिल रहा है? म मिल रहा है, और म में हमको क्या मिल रहा है? एक स्वर मिल रहा है। तो जैसे हमने काम लिखा तो इसका वर्ण विच्छेद करें तो हमें क्या मिलेगा? क, आ, म और अ। यानी हम इसी की बात कर रहे थे कि जिन भी अक्षरों के अंत में स्वर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर कहते हैं। समझ में आ गया? मुक्ताक्षर किसे कहते हैं? दूसरा है बद्ध अक्षर। दूसरा क्या है? बद्ध अक्षर। जैसे जिन अक्षरों के अंत में व्यंजन आता है। क्या आता है? जिनके अंत में व्यंजन आता है उनको हम बद्ध अक्षर कहते हैं। और व्यंजन आता है तो उसको जैसे विद्वान, भगवान, धनवान, ये सारे शब्द जो हैं इनके अंत में हमको क्या मिल रहा है? व्यंजन मिल रहा है। तो जहां भी व्यंजन मिलेगा अंत में उसे हम बद्धाक्षर कहेंगे। अब ये तो हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं और हाँ, यहां पर कुछ चीजें हम थोड़ा सा पहले ही चाहते हैं कि आप जान जाएं, तब हम वर्णमाला को शुरू करें आपको पढ़ाना। हाँ, हम ये चाहते हैं कि आप सब ये जो चिन्ह है, यानी कहां से किसका उच्चारण होता है, वो आप लिख लें, आप जान जाएं, उसके बाद हम वर्णमाला शुरू करें पढ़ाना। तो यहां पर मैंने नंबरिंग दे दी है। आप इस चित्र को बना सके तो बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट नहीं तो ले लीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी ना कर सके तो जो नंबरिंग है वो नंबरिंग के हिसाब से इस क्लास में देखकर निर्धारित कर लीजिएगा कि कौन सी जगह कौन सी होती है। सबसे पहला नंबर जो है उसे हम कहते हैं श्वास नली। श्वास नली, तो कोई भी जो वर्ण है उसका उच्चारण करने के लिए फेफड़े जो है यहीं से प्राणवायु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। ग्रसनी, भोजनली, यानी भोजन वाली नली है। स्वर यंत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर यंत्र, ये जो आप सबके गले में एक उभरा हुआ भाग होता है, इसको हम स्वर यंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी धारणा थी कि जब किसी पुरुष में यह स्वर यंत्र ज्यादा बाहर की तरफ निकल आते थे तो यह कहा जाता था कि भाई अब ये विवाह योग लड़का आपका हो गया है, अब इसके स्वर यंत्र निकल आए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्वर यंत्र कहते हैं, ठीक है। स्वर यंत्र और एक होता है स्वर तंत्री। क्या होता है? स्वर तंत्री। तो उसी के पीछे का जो भाग होता है, उसी के पीछे का जो भाग है वह क्या है? स्वर तंत्री।
ये वाला भाग, ठीक है। उसी के पीछे का भाग जो है वह स्वर तंत्री कहलाता है। काकल। अब काकल क्या है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, तो ये 4 नंबर और 5 नंबर दोनों जहां आके मिल रहे हैं, उसी जगह को क्या कहते हैं, काकल कहते हैं। यानी इसी स्वर यंत्र के पीछे का ही एक भाग है जिसको कौवा कहते हैं, और जो ऐसे लटकता रहता है। अभी आप चाहें तो अपने मुंह में ऐसे उंगली डाल के उसको छू सकते हैं, लेकिन हो सकता है उल्टी हो जाए। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो दारू पी लेते हैं और ज्यादा पी लेते हैं तो क्या करते हैं, इसी को छू के सब निकाल देते हैं। तो ये काकल हो गया आपका। इसी तरीके से एक और है जिसको हम अभिकाकल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकाकल। यानी इसके थोड़े से ऊपर का भाग जहां से हमारा जबड़ा जुड़ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, अभिकाकल कहते हैं। एक ऐसा है जहां से खूब सारे सवाल नए तरह के वर्णमाला में पूछे जाते हैं, गलबिल। क्या पूछा जाता है, गलबिल। तो ये जो भाग है, यानी थोड़ा सा कंठ से आगे जब बढ़ेंगे तो जो मोड़ वाला भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, गलबिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, गलबिल कहते हैं। अलिजिह्वा। अलिजिह्वा, और इसे कौवा भी कहते हैं। अलिजिह्वा और कौवा भी इसको कहते हैं, यानी यह वाला भाग। तो बहुत सारे बच्चे जब रोने लगते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, भैया देख लो तुम्हारा कौवा दिखाई दे रहा है, यह कौवा तुम्हारा कहीं उड़ न जाए। तो 5 नंबर में, तो 5 नंबर क्या है, काकल है। काकल का मतलब है कि उसके पीछे का भाग है, और उसी की तरफ जो मुंह लटकाए हुए भाग है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अलिजिह्वा या कौवा कहते हैं। ठीक है। 9वां, नास विवर। ठीक है, नासा विवर, यानी नाक का जो छिद्र है, नासिका का जो छिद्र है, ये लगभग यहां से तैयार होता है, वह नासा विवर हो जाता है। ठीक है। दस नंबर पे यहां एक आता है, आजकल यहां से सवाल बनने लगा है कि किस वर्ण का उच्चारण कोमल तालु से होता है। क्या पूछा जाता है, किस वर्ण का उच्चारण कोमल तालु से होता है। तो कोमल तालु से भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है। अब ये जो कोमल तालु है यह कहां पर है, तो यह वाला भाग है, ये वाला। यानी जो आपका कौवा है उसी के थोड़े से आगे वाला ऊपर का भाग, यानी जो आपका कौवा है यहां वाला, इसके थोड़े से ऊपर का जो भाग है, लगभग यहां वाला, इसको हम क्या कहते हैं, कोमल तालु कहते हैं। क्या कहते हैं, कोमल तालु। मूर्धा। मूर्धा क्या है, मूर्धा को अंग्रेजी में कहते हैं सेरिब्रम, मूर्धा। अब यह मूर्धा क्या है कि उसी कोमल तालु के थोड़ा से आगे, ऋतु रसाणाम मूर्धा जो हम लोग पढ़ते हैं, उसी के थोड़ा सा आगे वाला भाग है, यहां पर, यहां वाला जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। फिर आता है कठोर तालु। कठोर तालु क्या है कि उसी मूर्धा के थोड़ा सा और आगे, मूर्धा से थोड़ा सा और आगे वाला जो भाग है यहां वाला, इसको हम क्या कहते हैं, कठोर तालु कहते हैं। एक वर्ग आता है नल रस जा, यानी न, ल, र, स, जा का उच्चारण स्थान क्या है, यह सवाल पूछा जाता है। तो उनका उच्चारण स्थान है वत्स।
कई बार आपने इसको पढ़ा होगा, आज आपको दिखा देते हैं। इसको बरस्व भी कहते हैं। तो ये वाला जो भाग है, यानी लगभग दांतों की जड़ आप जिसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जिसे हम दांतों की जड़ कह सकते हैं, जिसे हम दांतों की जड़ कह सकते हैं, वह आपका वत्स है, ये वाला भाग। ठीक है, वत्स। अब इसके बाद आता है आपका दंत। क्या आता है? दंत आता है। तो ये आप सबको मालूम है, यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। 15 आपका है ओष्ठ, इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। 16 जिह्वाणी और जिह्वा नोक, जिह्वाणी और जिह्वा नोक, यानी जिह्वा के जो आगे वाला भाग है। जिह्वा फलक, जिह्वा फलक ये बीच वाला भाग है। जिह्वाग्र, जब हम पढ़ते हैं कि जिह्वा के आधार पर वर्णों का विभाजन, तो वहां जिह्वा का अग्र, पश्च और मध्य ऐसे हम पढ़ते हैं। 19 जिह्वा का मध्य, जिह्वा मध्य, और 20 जिह्वा पश्च। तो ये हमारे 20 ऐसे स्थान हो जाते हैं, और इन्हीं 20 स्थानों को हम अभी आप देख सकते हैं, यहां पर भी 20 स्थानों को हम ये, अब यहां पर ये सबसे अधिक पूछा जाता है सवाल, क्या कि कोमल तालु, कोमल तालु क्या है और कठोर तालु क्या है। ये दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि कोमल तालु क्या है और कठोर तालु क्या है। समझ गए आप सब? क्लियर हो गया होगा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधा चलेंगे वर्णमाला पर, और क्योंकि वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपके यहां खूब पूछे जाते हैं, यानी मुख्य तौर पर वर्णमाला से जो चीजें जुड़ती हैं हमारी, वह हमने इस खंड में पढ़ा अभी तक। ठीक है, अब पढ़ते हैं वर्णमाला, यानी वर्णों का व्यवस्थित क्रम में एक स्थान पर रहना वर्णमाला कहलाता है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला सबसे वैज्ञानिक वर्णमाला है। ठीक है, अब एक बार आप सब मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप सब किस चीज का व्याकरण पढ़ रहे हैं। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, देख लो कि कितने लोग मन से पढ़ रहे हैं। कमेंट करके बताइए कि किस चीज का व्याकरण हम सब पढ़ रहे हैं। यानी यह किस चीज की क्लास चल रही है। जल्दी कमेंट करके बताइए कि यह किस चीज की क्लास चल रही है, क्या पढ़ रहे हैं आप सब। तो
ये रहा आपका वर्णमाला। चलिए, बहुत सही जवाब आया। जितने लोग हिंदी वर्णमाला कह रहे हैं वो लोग गलत कह रहे हैं। हम लोग किसकी वर्णमाला पढ़ रहे हैं? तो हम सब मानक हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मानक हिंदी वर्णमाला। हम सब हिंदी वर्णमाला नहीं पढ़ रहे हैं। हिंदी कहने का तात्पर्य होता है खड़ी बोली हिंदी। तो हम सब हिंदी की वर्णमाला न पढ़ के मानक हिंदी की वर्णमाला पढ़ रहे हैं। मानक हिंदी वर्णमाला का मतलब क्या होता है कि वह वर्णमाला जिसको भारत सरकार ने स्वीकृत किया है, यानी 14 सितंबर 1949, यानी भारत में आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद संविधान लागू होने पर राजभाषा के तहत हमने किस वर्णमाला को स्वीकृत किया, वह वर्णमाला हमारी मानक हिंदी की वर्णमाला कहलाती है। ठीक है। उच्चारण के दो प्रमुख तत्व हैं। दो प्रमुख तत्व हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योग, रहता है। इन दोनों का योग रहता है, यानी उच्चारण के दो प्रमुख तत्व हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योग रहता है। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब यहीं से जो सवाल बनता है कि वर्णमाला का विभाजन कितने आधार पर किया जाता है? दो आधार पर। पहला स्वर है और दूसरा है व्यंजन। पहला क्या है? स्वर है और दूसरा क्या है? व्यंजन है। ठीक है। यानी लिपि के वे चिन्ह जिनका उच्चारण स्वयं उन्हीं के द्वारा या सहायता से होता है, लिपि के वे चिन्ह जिनका उच्चारण व्यंजन की सहायता से जिनका उच्चारण व्यंजन की सहायता से होता है, उन्हें हम, ओह गलत हो गया, सॉरी, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं।
व्यंजन की सहायता से होता है। आगे देखते हैं। अब यहां पर जब हम वर्णमाला में पहुंचते हैं तो इसकी कुछ परिभाषाएं भी आ जाती हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। छोटी से छोटी ध्वनि है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे आलोचकों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने वर्ण और अक्षर दोनों को एक ही चीज माना है। ठीक है, यह किसका है? किशोरी दास वाजपेयी। इसी तरीके से वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। जिसके खंड ना हो सके कामता प्रसाद गुरु का कथन है ये। इसी तरीके से एक परिभाषा और लिखेंगे, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप होता है। तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। या इसी तरह से एक और परिभाषा है, प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जो थोड़ा बहुत समय लगता है उसे मात्रा
उसे मात्रा कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले स्वर की। अरे प्रभु जी, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सबको एक नंबर प्रोवाइड कराया गया था, उस नंबर पे आपको बताना है कि किस बैच में क्या नहीं पूर्ण है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग तो अब जाग रहे हैं, इसलिए मैंने ये कहा कि परीक्षा से पहले जो लोग 10 दिन 15 दिन पढ़कर पास होना चाहते हैं वो भी जाग जाएं और बता दें कि उनके बैच में कौन सा चैप्टर नहीं पूरा हुआ है, तो वीडियोज़ उसमें मैं डलवा दूं। ठीक है, तो पेड बैच में एक नंबर प्रोवाइड करवाया गया था, वहीं पर जाके आपको ये चीज़ें बतानी है। चलिए स्वरों की बात करें तो हम यहां पर जो प्रश्न पूछा जाता है कि स्वरों का हम विभाजन कितने आधारों पे करते हैं, यानी वर्ण के दो भेद हो जाते हैं, स्वर और व्यंजन। अब जो स्वरों का भेद है वो कई आधारों पर किया जाता है। किस किस आधार पर किया जाता है? तो उच्चारण समय, उच्चारण स्थान, ओष्ठाकृति, जिह्वा स्थिति, जिह्वा स्थिति और मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन किया जाता है। इन आधारों पर किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि वो स्वर हैं क्या। यानी सबसे पहले मूल स्वर, मूल ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, सांध्य स्वर, आगत स्वर, विलुप्त स्वर, प्रयोगहीन स्वर या विलुप्त प्राय स्वर, वह स्वर जो व्यंजन के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए, और फिर अंत में
हम बात करेंगे कुल स्वर की। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं। मूल ह्रस्व स्वर की बात अगर करेंगे तो अ, ई, उ, री, ये हमारे जो स्वर हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? मूल ह्रस्व स्वर कहेंगे। यानी इन्हीं स्वरों से ही सभी स्वर मिलकर बने हुए हैं, और ये ह्रस्व भी हैं और ये मूल स्वर भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक थ्योरी काम करती है। क्या काम करती? थ्योरी। जैसे एक आपने मुर्गा देखा होगा, तो मुर्गा कैसे बांग देता है? सुबह कुकड़ू कू ऐसे बोलता है। यानी एक मुर्गा ऐसा प्राणी है जो वर्ण की यानी स्वर की तीनों अवस्थाओं में बांग देता है। वांग कालो इव काला अध्यस्व दीर्घ प्लुतः। यानी एक मुर्गा जब बांग देना शुरू करता है तो वह ह्रस्व में, फिर दीर्घ में और फिर प्लुत में वह बांग देता है। एक यह हमारा क्या है? एक प्राणी है जो, तो यहां पर जो ह्रस्व, मूल ह्रस्व स्वर कौन से हैं पूछा जाए कि मूल ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो केवल 4 है, आ, ई, उ और री। मूल स्वर कौन सा है? मूल स्वरों की बात किया जाए तो हमारे मूल स्वर भी यही हो जाएंगे, अ, ई, उ और री। यानी मूल ह्रस्व स्वर और मूल स्वर दोनों यही हमारे हो जाएंगे। संयुक्त स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो यहां एक शब्द आता है मूल दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर जब हम बात करेंगे तो दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। हिंदी में मूल दीर्घ स्वरों की संख्या केवल 3 है। यानी मूल स्वर तो हमारे 4 हैं, लेकिन मूल दीर्घ स्वर हमारे यहां 3 हैं, क्योंकि री का दीर्घ रूप हमें हिंदी में प्राप्त नहीं होता है। समझ में आ गया सबको? कंफर्म में हो गया होगा। आगत स्वर हमारे यहां एक मिलता है जो अ है, और अ क्या है? अ हमारा ओ का क्या है? आधा है। तो जहां पर हम ओ का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उसके समकक्ष आधा ही उच्चारण जब निकलता है तो अ आ जाता है, इसलिए यह आगत स्वर है। ठीक है। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर हमारे कौन से हैं? संयुक्त स्वर हमारे हो जाते हैं ए किससे मिलकर बनता है? तो आ और दहन ई से। ए हमारा ए किससे मिलकर बनता है? दीर्घ आ, चलो इसको बाद में लिखाएंगे, अभी ये लिखा देते हैं क्योंकि जगह ज्यादा हो जाएगी। ए ओ और औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं। आपसे पूछा जाए कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या हो जाती है 4, ए, ओ और औ। एक सवाल यहां पर आएगा कि कुल दीर्घ स्वर कितने हैं? क्या बनेगा? कुल दीर्घ स्वर कितने हैं? तो कुल दीर्घ स्वर हो जाएंगे दीर्घ अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7। कुल दीर्घ स्वरों की संख्या अगर पूछे तो 7 हो जाएगी। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या यदि पूछे तो 3 हो जाएगा। आगत स्वर 1 हो जाएगा। संयुक्त स्वर या सांद्र स्वर 4 हो जाएंगे। मूल स्वर 4 हो जाएंगे। मूल ह्रस्व स्वर हमारे 4 हो जाएंगे। विलुप्त स्वर, तो विलुप्त स्वर एक तो हमारा
री है, री हमारे यहां विलुप्त हो गया है, और इसी के साथ साथ दीर्घ री। तो दीर्घ री और री ये दोनों स्वर हमारे यहां प्रयोग में नहीं है, इनको हम विलुप्त स्वरों के अंतर्गत रखते हैं। प्रयोगहीन या विलुप्त प्राय स्वर, यानी यह एक ऐसा स्वर है जो लगभग विलुप्त प्राय है और इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, वह री है। वह स्वर जो व्यंजन के रूप में प्रयोग होने लगा है। तो हिंदी में जो री है वह संस्कृत में पहले क्या था? स्वर था। संस्कृत में यह स्वर था, जबकि हिंदी में यह क्या हो जाता है? री हो जाता है। ठीक है। अब इसी में दो कैटेगरी और बनती है अयोगवाह की। अयोगवाह की यानी अंग और अह। कुल स्वरों की संख्या यदि पूछेगा तो आपको 11 ही बतानी है। अब बहुत सारी पुस्तकों में, किताबों में आपको स्वरों की संख्या 10 मिल सकती है कि 10 लिखा हो, लेकिन हर हाल में आपको स्वरों की संख्या कितनी बतानी है? 11 ही बतानी है। क्लियर है? यहां पर एक चीज और लिख लेंगे कि मात्रा के आधार पर कुल स्वर 10 हैं, क्योंकि ह्रस्व अ की मात्रा नहीं होती। तो यहां जो ह्रस्व अ है उसकी मात्रा नहीं होती है, इसकी वजह से हम इन वर्णों को कितना मानते हैं? 10 ही मानते हैं। ठीक है। अब यहां पर कुछ विद्वान ऐसे हैं री को स्वर नहीं मानते, इसके स्थान पर री का प्रयोग करते हैं और कुल स्वरों की संख्या 10 मानते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि आपसे अपवाद छोड़कर या किसी भाषा वैज्ञानिक या आलोचक का नाम छोड़कर सीधे सीधे अगर सवाल पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हर हाल में आपको यही बताना है कि इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर
ठीक है। अब यहां पर उच्चारण स्थान के आधार पर जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो यह 3 भागों में बांट दिया जाता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगे, जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णों का उच्चारण किस यंत्र से करते हैं या इसकी मापन इकाई क्या है, तो वर्णों की मापन इकाई जो है वह मात्रा काल है। यहां लिख लेंगे, वर्णों की मापन इकाई मात्रा काल है। वर्णों के उच्चारण की मापन इकाई मात्रा काल है। तो यहां प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि मात्रा काल किसे कहते हैं। तो मात्रा काल का मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है। तो एक मात्रा काल का समय लगेगा तो ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा काल का समय लगे तो उसे दीर्घ स्वर, और जिसमें 2 से अधिक मात्रा काल का समय लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक मात्रा काल के लिए एक इस तरह का चिन्ह बनता है, 2 मात्रा काल के लिए 2 चिन्ह इस तरह से बनता है, और 2 से अधिक मात्रा काल के लिए ये वाला चिन्ह बनता है। तो एक मात्रा काल पर 1, 2 मात्रा काल पर 2, 3 मात्रा काल पे इस तरह का चिन्ह बनता है। ठीक है। अब हम इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे मुर्गा, तो मुर्गा जो बांग देता है वह किसमें देता है, कुकड़ू कू। तो मुर्गा जो बांग देता है वह मुर्गे की बांग किसमें होती है, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और प्लुत उ में होती है। यानी मुर्गा एक ऐसा प्राणी है जो स्वर के तीनों रूपों का प्रयोग करता है। स्वर के तीनों रूपों का प्रयोग कौन करता है, आपके मुर्गा भाई साहब करते हैं। इसके अलावा कुछ और प्राणी हैं जो इनका प्रयोग करते हैं, जैसे नीलकंठ। नीलकंठ जो है यह केवल
ह्रस्व का प्रयोग करता है। कौवा यह जब बोलता है तो यह दीर्घ मात्रा का प्रयोग करता है। मोर, बताइए आप सबने मोर देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना? बताइए मोर जो है वह कितने मात्रा काल में बोलता होगा? मोर इसी तरीके से नेवला यह अर्ध मात्रा का प्रयोग करता है बोलने में, और जो मोर है यह भी प्लुतया 3 मात्रा का प्रयोग करता है। मोर तो मोर यार 2 मात्रा में, आपके यहां मोर धीरे बोलता है क्या? नहीं, मोर कहां धीरे बोलता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो मात्रा है उसके आधार पर हम कैसे इनका विभाजन करते हैं। वांग कालह यू कालह। अब और इसमें देखिए, अब आपकी पत्नी आपसे, आपकी प्रेमिका आपसे नाराज जब होती है तो वह कितने मात्रा काल में बात करती है? 3 मात्रा काल प्लुत में बात करती है। और प्रेम में रहेगी, कोई सामान खरीदवाना रहेगा, कोई गहना बनवाना रहेगा, या कहीं घूमने के लिए चलना होगा, तो कितने मात्रा काल में बात करेगी? ह्रस्व में बात कर लेगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये ध्वनि की बात थी। तो ध्वनि वाला जो मामला है, यानी मात्रा काल के आधार पर जो विभाजन है वह हम जान गए हैं। ठीक है, अब इसमें एक स्वर हमने नहीं देखा पिछले वाले एपिसोड में, यहां पर ये, यानी कि जो स्वर हैं, स्वरों का जब हम विभाजन करते हैं तो कितने आधारों पे करते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के आधार पर करते हैं। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर तो आप सब जान गए, प्लुत स्वर देख लेते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण 2 से अधिक मात्रा काल में होता है। अब किसी भी शब्द में यहां लिखेंगे हिंदी वर्णमाला में प्रयोग के आधार पर एक स्वर प्लुत है, कौन सा? ओम। आपने कई जगह इस तरह से ओम लिखा हुआ निश्चित तौर पर देखा होगा। तो इस तरह से जहां पर भी ओम लिखा होता है उसके बाद का जो 3 है वह मात्रा काल की तरफ इशारा करता है। 3 किसकी तरफ इशारा करता है? मात्रा काल की तरफ इशारा करता है। यानी इसका उच्चारण ह्रस्व दीर्घ से आगे बढ़कर प्लुत में किया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी वर्ण के बाद इस तरीके से ओम लगा दिया जाए। अब एक चीज और है कि ये ओम सही लिखा है कि नहीं लिखा है, यह भी आप सब मुझे बता दीजिए। सही लिखा है कि नहीं लिखा है?
ये इतने प्रकार के ओम आप सबके सामने लिखे गए हैं। तो इन सब में कौन सा ओम सही लिखा गया है? तो ओम जो है, ओम में म की आवृत्ति नहीं है, आवृत्ति है ओ की। किसकी आवृत्ति है? ओ की आवृत्ति है, यानी ओ की मात्रा में वृद्धि है। इस वजह से यहां पर हम ओ के बाद 3 लगाएंगे, अर्थात यह ओम हमारा सही लिखा गया है। ठीक है। और यह ओम तो बहुत बाद में प्रयुक्त होने लगा, सबसे पहले तो यही वाला ओम हमारे यहां प्रयोग में लाया जाता था। तो हिंदी वर्णमाला में कोई स्वर नहीं है जो प्लुत में हो, लेकिन केवल प्रयोग के आधार पर ओम जो है यह हमारे यहां एक प्लुत स्वर है। ओम क्या है? एक हमारे यहां प्लुत स्वर है। ठीक है। इसी तरीके से एक चीज और पूछा जा सकता है, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो इस पर भी अलग अलग पूछा जाए तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इसे हम पढ़ेंगे। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत पढ़ेंगे। तो ये मात्रा के आधार पर विभाजन हो गया, यानी उच्चारण समय के आधार पर हमने इनका विभाजन कर दिया। इसी तरीके से जो प्लुत शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? प्लुत शब्द का अर्थ है उछलता हुआ। प्लुत शब्द का क्या अर्थ होता है? उछलता हुआ। दूसरा, ओष्ठाकृति के आधार पर ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन कैसे किया गया है? अब अगर इसके आधार पर हम स्वरों का विभाजन करें तो एक गाना आया था, होठों को करके गोल सीटी बजा के बोल। जब आपके होठ गोले हो जाएंगे, सीटी बजाएंगे, यानी कौन से ऐसे वर्ण हैं जब आप उनका उच्चारण करते हैं तो आपके होठ की आकृति गोली हो जाती है, और कौन सी ऐसी उच्चारण हैं जिनमें आपके होठ ऐसे फैले रहते हैं और किसमें आपके होठ ऐसे गोले हो जाते हैं। इसी आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया, यानी अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार। अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे होठ जो है वह गोले नहीं होते हैं। ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? आवृत्तमुखी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी
स्वर भी कहा जाता है। अब वो कौन से स्वर हैं? तो आ, ई, ए और ए, यानी स्वर आपके दो ही हैं और दो उनके रूप हैं। यानी आ और ई दोनों स्वर जब हम उच्चरित करते हैं तो हमारे होठ गोले नहीं रहते हैं, जबकि इनको जब जोड़ते हैं तो ए और ए का भी निर्माण हो जाता है। दूसरा, वृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोली आकृति या वृत्ताकार वृत्तमुखी या वर्तुलाकार हो जाएं, वर्तुलाकार हो जाएं, जैसे ओ ओ, ओ औ और औ। इसके अलावा तीसरा भेद भी है उदासीन। यानी कुछ स्वर ऐसे भी हैं दोनों होठ खुलकर लगभग उदासीन हो जाता है। जब उच्चारण में होठ न गोलाकार हों न तो पूरी तरह फैले हों। जैसे अ, छोटा आ के उच्चारण में उदासीन रहता है। इसके अलावा कुछ विद्वानों के अनुसार इनके तीन भेद किए गए। क्या? विस्तृत, यानी होठ हमारे ज्यादा फैले रहेंगे छोटी ई और बड़ी के उच्चारण में। पूर्ण विस्तृत, ए और ए का जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारे होंठ पूरी तरीके से फैले रहेंगे ज्यादा। इसी तरीके से पूर्ण वृत्ताकार, पूर्ण वृत्ताकार में उ और उ आ जाता है। अल्प वृत्ताकार ओ, औ और अ, यह वर्ण आ जाते हैं। तो यह विद्वान के अनुसार न पूछकर यह भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा स्वर विस्तृत स्वर है
या ओष्ठ की आकृति के आधार पर कौन सा स्वर विस्तृत स्वर है, कौन सा पूर्ण वृत्ताकार स्वर है, कौन पूर्ण विस्तृत स्वर है और कौन अल्प वृत्ताकार स्वर है। इस तरह का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के दो भेद होंगे, तो उसमें उदासीन को काउंट नहीं किया जाता है, केवल वृत्ताकार और अवृत्ताकार को ही उसमें हम काउंट करते हैं। क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया सबको? चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। इसके बाद स्वरों का और जिन आधारों पर विभाजन हुआ है विभिन्न आचार्यों के द्वारा और जो विभाजन किए गए हैं, जो इस पे सवाल बनेंगे, इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा वर्णमाला का डीएनए। वर्णमाला में कुछ भी नहीं छूटेगा और जो प्रो लेवल तक के सवाल हैं वो सवाल भी आपके इसमें जुड़ जाएंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं अल्टीग्रेड जीआईसी प्रवक्ता या जीडीसी प्री और मेंस के अप्रोच वाले बैच में, या नई भर्ती को टारगेट करते हुए जो 2026 के लिए है टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीयर 4 की कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। आपको केवल व्हाट्सएप करना है हमारे नंबर पर, नंबर है 96 28 95 92 37। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा, और बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट भी आप वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर करिएगा। हिंदी के निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें प्रैक्टिस और इस तरह के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होते रहते हैं, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद टेलीग्राम का लिंक वीडियो में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।